नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। ओपीएस की मांग को लेकर विभिन्न न्यूज़ चैनल्स में आए दिन डिबेट्स होती रहती हैं, लेकिन कई डिबेट्स ऐसी होती हैं जो नेगेटिव वे में जाती हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अर्थशास्त्री बैठे होते हैं जो अपने मुफ्त का ज्ञान बांटने आ जाते हैं और ओपीएस को एक भारत के लिए बिल्कुल आर्थिक रूप से कमज़ोर बताते हैं कि इससे देश कंगाल हो जाएगा, देश 30 वर्ष पीछे चले जाएगा। लेकिन कई न्यूज़ चैनल्स ऐसे भी हैं जो इस ओपीएस की डिबेट्स को सकारात्मक रूप में भी ले जाते हैं। तो इन्हीं डिबेट्स में एक डिबेट है देश के सच्चे जाने माने ईमानदार पत्रकार श्री संदीप चौधरी जी की। उनके द्वारा जब अपने लाइव डिबेट में विभिन्न अर्थशास्त्रियों से ओपीएस की बहाली को लेकर क्रॉस क्वेश्चन किए गए, तो जो ये अर्थशास्त्री हैं वो किस प्रकार का अपना मुफ्त का ज्ञान बांट रहे थे। लेकिन संदीप चौधरी जी को आंकड़ों का बाजीगर भी कहा जाता है, तो संदीप चौधरी जी ने उनको अपने आंकड़ों के जाल में किस प्रकार फंसाया, तो आज के वीडियो में हम ये डिबेट्स के कुछ अंश देखेंगे। लेकिन हमारा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि ओपीएस के मुद्दे को लेकर हमेशा गंभीर रहें और जागरूक रहें, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार के वीडियोज़ आपके सम्मुख रखते रहेंगे, जिससे आप जागरूक रहें और सचेत रहें। तो चलिए इस वीडियोस के कुछ अंश देखते हैं इस डिबेट के, और जानते हैं कि अर्थशास्त्रियों का क्या ज्ञान है और संदीप चौधरी जी ने उनको किस प्रकार अपने मकड़ जाल में ही फंसा दिया। तो अपराजिता, अब पुरानी पेंशन योजना की गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई देने लगी। उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम राज्य है, और खास अगर हम 2024 की लड़ाई की बात करें तो चिंता बढ़ती है इससे बीजेपी की। आप सबको मेरा नमस्कार। कुछ तथ्य उपस्थापित करना चाहूँगे, पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है, और उसके बाद अगर वार्तालाप हो, अगर वाद विवाद हो तो बेहतर है। देखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक सूचना दी थी, और इस सूचना के मुताबिक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 26 राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, जो नई पेंशन योजना है, इसे अधिसूचित किया था और इसका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया था। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मैं सहमत हूँ, करीबन 5-6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लागू कर दिया गया है पुरानी पेंशन योजना, या फिर लागू करने की चाहत दिख रही है। दूसरा तथ्य मैं देना चाहूँगी कि ये जो 2022-23 का बजट एस्टिमेट हुआ, जो बजट पास हुआ, इसमें जो पेंशन पर राज्यों में खर्चा होगा वो हम सबको जानना ज़रूरी है। वो इस बार 4,63,000 करोड़ होगा, जो पिछले वर्ष 21-22 वित्तीय वर्ष में 3,99,000 करोड़ था। इसका अर्थ हुआ 16% अधिक इस बार पेंशन पर राज्यों के द्वारा खर्चा किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। और जहाँ तक कि आपने कहा, तीसरी बात मैं कह दूँ कि जब बहुत सारे राज्यों ने कहा कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना है, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, पुनरावृत्ति जैसा लगेगा। लोकसभा में मैं भी बैठी थी। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि श्री टीवी सोमनाथन, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, अर्थ सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, एक समिति बनेगी, और 2 बातों को देखते हुए यह पेंशन के मामले पर अपना सुझाव देगी। क्या 2 बातें? बात ये कि ये अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ गए, अगर सारे राज्य और सेंटर ने भी ऐसा निर्णय लिया, तो आर्थिक बोझ क्या होगा और इसका क्या प्रभाव होगा, तथा हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी आकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं, इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करके समिति अपना रिपोर्ट देगी, और उसके बाद निर्णय लेगी। लेकिन जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी वह सारे राज्यों के लिए लागू किया जाएगा। तो मैं ये तो निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी कि देखिए, पुनर्विचार की मजबूरी क्यों आन पड़ी? अभी तक तो आप कह रहे थे देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा, पैसे हम वापस दे नहीं सकते, फिर पुनर्विचार की ये संभावनाएं कैसे उत्पन्न हो गई अपराजिता? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसने एक वक्तव्य जारी किया, अंग्रेजी में है, मुझे 2 लाइन बोलने दें। उसने कहा, अ मेजर रिस्क लूमिंग लार्ज ऑन द सब नेशनल फिस्कल होराइजन इज द लाइकली रिवर्शन टू द ओल्ड पेंशन स्कीम बाय सम स्टेट्स। By postponing the current expenses to the future, states risk the accumulation of unfunded pension liabilities in the coming years,
ये इनके स्टेट फाइनेंस के रिपोर्ट में बिल्कुल ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी है पराजिता, बिल्कुल दुरुस्त आपने कोट किया। ये जो रिपोर्ट है ये 24 मार्च से पहले आ गई थी, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस रिपोर्ट के बावजूद भी केंद्र सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी आई कि आप रिव्यू करने के लिए तैयार हो गए, या राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन करना पड़ रहा है आपको? देखिए, हर एक विषय को राजनीतिक तराजू पर ना तोले तो बेहतर है। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे बड़ी सावधानी के साथ और मैं कह दूं बड़ी परिपक्वता और समझदारी के साथ चलाना पड़ता है। तो मैं समझदारी की राह से आप हट रहे हैं, मंत्री महोदया भी मानती है, समझदारी की राह से आप हट रहे हैं। रिव्यू का मतलब एनपीएस में समस्याओं को आप मान रहे हैं। देखिए, आदरणीय वित्त मंत्री ने कहा कि अगर डिमांड बहुत राज्यों से आ रहा है, अगर हमारे कर्मचारी चाह रहे, तो यह तो मुझे लगता है जन कल्याण करने वाली सरकार है। और अगर जनता चाहेगी, जैसा कि हमने देखिए, हमने फार्म बिल्स के केस में किया, फार्म लॉज के केस में किया, अगर जनता चाहेगी, अगर हमारे सरकारी कर्मचारी कुछ चाह रहे, तो उन्होंने कहा जनता से आप इतने कटे हुए हैं, जनता से पहले को देखेगी, जनता से राय नहीं लेते या राजनीतिक आकलन करते हैं? ये सवाल भी तो फिर खड़ा होता है पराजिता। देखिए, यूपीए सरकार के समय में इसे किया गया था, जो न्यू पेंशन स्कीम आई। नहीं, न्यू पेंशन स्कीम आई थी वाजपेयी सरकार में, सही मुकम्मल तौर पर जमीन पर उतारा मनमोहन सिंह ने। 2004 में आ गई थी, आपकी सरकार थी। बिल्कुल 2009 में 2004 में मनमोहन सिंह, नहीं 2004 में सही आ गया था, इनसे न जोड़े आ गया था। लेकिन मैं आपको कह दूं कि ये जो NPS has been made available to every Indian citizen from May 1, 2009। स्वैच्छिक तरीके से कोई भी यहाँ का जो सिटीजन है, जो नागरिक है, वो इससे जुड़ सकता है। मैं सिटीजन की बात कर रही हूँ। एक चीज और बताइएगा, आज मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा अपराजिता, वो बहुत बार पूछ लिया कि पुरानी पेंशन योजना फौज पर क्यों लागू है। दिल्ली हाई कोर्ट का भी अब आदेश आ गया है, अर्धसैनिक बलों पर भी वो लागू होगी। पेंशन कैसे सांसद और विधायक लेते रहते हैं, आम आदमी को देने में दिक्कत आती है। आपने आर्थिक बोझ की बात की, चलिए अभी तो पुनर्विचार हो रहा है, पर आर्थिक बोझ की भी जब बात आती है, आप राज्य सरकारों को ताकीद जब करते हैं, क्या केंद्र सरकार अपने गिरेबान में भी झांकने को तैयार है? 1947 से 2014 67 सालों में भारत सरकार ने, अलग अलग सरकारें रही और ये पर कोट की गई, जिसकी आप भी सदस्य हैं, 55 लाख करोड़ के करीब कर्ज लिया भारत सरकार ने, और पिछले 8 सालों में आपने 85 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। आज कर्जा 140 लाख करोड़ से ऊपर का है केंद्र सरकार पर। तो जब आप तो जन कल्याण का ये रेवड़ियां नहीं बांटते हैं, विपक्ष रेवड़ियां बांट रहा है, बिना रेवड़ियां बांटे भी इतना कर्ज आप पर कैसे बढ़ गया? देखिए, मैंने कहा कि जब आर्थिक व्यवस्था को संभालना पड़ता है तो बहुत सारे मुद्दों पर नजर रखना पड़ता है, और मैं कह दूं हमारा एकमात्र लक्ष्य है लोगों का कल्याण। और इसकी वजह से आपने देखा कि जन कल्याण की कितने सारे कार्यक्रम इन 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आरंभ किए गए। तो समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, भित्ति भूमि के विकास के लिए, हर एक वर्ग के विकास के लिए जरूरी है पैसों की, जरूरी है रुपयों की। इस बात को मुझे लगता है दृष्टि में रखना होगा। मैंने बिल्कुल रखना चाहिए, पर जन कल्याण की बात तो हम अभी भी कहेंगे कि हाँ, आर्थिक बोझ होता है, आर्थिक बोझ होगा। नहीं, जन कल्याण की जो आप बात कर रही थी अपराजिता, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से जब ये मुद्दा उठाया गया तो अब समिति की बात उठी है। ये जन कल्याण आपने शब्द कई बार इस्तेमाल किया, पर ये जो जन कल्याण है इसकी परिभाषा जब आप विपक्ष में होते हैं कुछ और होती है, सत्ता पक्ष में आने के बाद कुछ और हो जाती है क्या? और ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? अब जब संदीप चौधरी जी के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जब वे सांसद थे और केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेके। जब संदीप चौधरी जी ने लाइव डिबेट में यह पत्र पढ़कर सुना दिया, तो उसके बाद इन अर्थशास्त्रियों के क्या तर्क हैं, ये भी आप सुनिए। एक चिट्ठी है मेरे पास, 21 मई 2013 चिट्ठी लिखी थी उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां से चर्चा शुरू की है, आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो 2013 में लोकसभा सांसद थे। प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह चिट्ठी लिखी, और इस चिट्ठी में वो क्या कहते हैं, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की बात करते हुए वो क्या कहते हैं
कि इस जमा धनराशि को फंड मैनेजरों के माध्यम से शेयर बाजार में लगाया जाएगा। आप सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव को भली भांति परिचित हैं। नए पेंशन व्यवस्था द्वारा कर्मचारी को सेवा काल के दौरान धन निकालने की कोई व्यवस्था नहीं तथा सेवानिवृत्ति पर भी उसे क्या रिटर्न मिलेगा यह बाजार पर निर्भर है। सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी नहीं ली जा रही है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है, धरना प्रदर्शन तथा हड़तालें भी कर रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि नई पेंशन व्यवस्था के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू कर दी जाए। सत्ता में आने के बाद ये भूल गए कि चिट्ठी लिखी थी योगी आदित्यनाथ। नहीं, देखिए मुझे लगता है कल की बात पुरानी, नया दौर है, लिखेंगे हम फिर से नई कहानी। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बात पर हम ध्यान न दें, अभी क्या होना है और आगामी वर्षों में क्या होगा इस पर हम ध्यान दें। तो आप दुनिया भर का अतीत सबकी हिस्ट्री खंगालते रहते हैं। आपके अतीत के बयान लाए जाएं तो आप कह रहे हैं छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है अपराजिता। नहीं, देखिए मैं हर एक विषय में कहती हूँ छोड़ो कल की बातें, आगामी दिनों में क्या होगा और वर्तमान में क्या होगा, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो वर्तमान पर टिका हुआ है। तो हमें लगता है ऐसा नहीं कि हम 2024 के ये चिट्ठी भी जुमला थी। कर रहे हैं। हर एक मुद्दे को राजनीति से न जोड़े तो बेहतर। नहीं, ये राजनीति से ना जोड़े, राजनीति से न जोड़े। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की बात करते हैं तो ये जुमला था, ये चिट्ठी नहीं, ये जुमला था, राजनीतिक जुमला। मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे हम नई पेंशन स्कीम कहते हैं, इसे भी बड़ी सोच समझ के सरकार लाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बहुत सोच समझ के लाई थी। और मैं कह दूं उस समय भी मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, मैं सरकारी क्षेत्र से जुड़ी रही हूँ इसलिए कह रही हूँ, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता है। और मुझे जैसी समझ है कि निश्चित तौर पर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुआ होगा और उसके बाद इसे लाया होगा। और जैसा कि मैंने कहा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल को छोड़कर सारे राज्यों ने इसे लागू किया था और इसके बाद अभी 6-7 राज्यों ने ऐसा कहा है, कर रहे हैं। तो मतलब अभी बदलाव की गुंजाइश भी बनती दिख रही है, राजनीति का तकाजा भी है। सवाल तो सबसे पूछे जाएंगे, सवाल हम सबसे पूछते हैं। अब जब संदीप चौधरी जी के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेके किसी सहयोगी दल के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया तो उनके द्वारा किस प्रकार की दलील दी जा रही है कि यदि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई तो प्रतिवर्ष इतने 1000 करोड़ रुपए का घाटा सरकार को उठाना पड़ेगा, इतना राजस्व सरकार पे अतिरिक्त बोझ के रूप में आएगा। इसके जवाब में संदीप चौधरी जी ने पलटवार किया और ये कहा कि जब प्रतिवर्ष व्यापारियों को दिया गया कर्ज सरकार माफ़ करती है और वो उससे 10 गुना ज़्यादा होता है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को देने में परेशानी आखिर क्या है। तो आप देखिए कि सहयोगी दल के प्रवक्ता किस प्रकार से फिर बगले झाँकने लगे और अलग अलग दलीलें प्रस्तुत करने लगे। एक वाजपेयी ये पुरानी पेंशन राजनीतिक टेंशन बढ़ा रही है और ये और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। इसमें कुछ तथ्य मैं बता दूं आपको। हाँ बताइए ना। 2003 में ये स्कीम आई और उसके बाद 2013 में रेगुलेटरी एक्ट बन के पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और वो अथॉरिटी बन गई। जब ये 3 में स्कीम आई तो चिंता का विषय ये था कि 15,367 करोड़ रुपए पेंशन पे खर्च होते हैं सालाना। अब ये है चिंता का विषय कि 21-22 में जो है 2,98,000 करोड़ रुपए पेंशन पे लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सरकार के पास बीच में भी आई है कि समस्या है भाई पेंशन में पैसे नहीं मिल रहे, क्या करें। तो इन्होंने क्या करा, 2019 में अपने पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन था वो 10% से बढ़ा के 14% जो आपने बताया वो भी किया कि भाई एम्प्लॉय को दिक्कत ना हो। अब इसमें 2 तरह के एम्प्लॉय हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो भारत सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कंसर्न है, जो कि करीब आज की डेट में 70 लाख और उस वक्त थे करीब, नहीं मैं तो आपकी फिगर करेक्ट कर देता हूँ, आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं 31 लाख हैं। 31 और उसमें आर्मी वाले भी मिला लेंगे, आर्मी वालों को उनको मिला के मतलब यही 40 लाख कुल मिलाकर पद हैं केंद्र सरकार में। वो 9,79,000 तो खाली पड़े हैं, जिनको अब आप ये कह के अगले 18 महीने में भर्ती कर देंगे 10 लाख लोगों की, वो खाली पद ही भरेंगे। वो ठीक है, मोटी बात हम ये कह रहे हैं कि इस सरकार का कंसर्न देखिए आप, जैसे ही आवाजें उठी 2019 में उसने अपने पार्ट पे जो कर सकता था फौरन से किया उसने। फिर आवाजें उठी, कमेटियां बनाई, कमेटी की रिपोर्ट पहले भी है, बना के उन्होंने कहा जी हम रिव्यू करने को तैयार है।
अब रिव्यू इसलिए राजनीतिक नफा नुकसान आका जाने लगा कि अरे हिमाचल हार गए ओपीएस के चलते। वो अलग इशू है, वो अलग इशू है, वो तो विषय बात का है। पहला विषय इकोनॉमी से कंसर्न का, जो आप भी बात कर रहे हो और आप तो मास्टर ऑफ इकोनॉमी के। इतना भारी पैसा अगर पेंशन में लगेगा तो कैसे बजट का हिस्सा बनेगा? अच्छा, मतलब ये फिगर आपने 2,98,000 करोड़ की बताई। हाँ, 21-22 10,09,513 करोड़ बट्टे खाते में चले जाते हैं। एनपीए बता दिया जाता है 10,09,513। अपराजिता गलत फिगर तो नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ये तो पार्लियामेंट में कोटेड फिगर है। वो बट्टे खाते में चले जाएं, 2,98,000 करोड़ से पेट में दर्द होने लगता है, जहां लगभग 3 करोड़ कर्मचारी हो जाते हैं राज्य और केंद्र के मिला लें तो। राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, अपने एम्प्लॉइज को जो मर्जी दें, ओल्ड पेंशन दें, नई दें, कोई दिक्कत तो नहीं। ये पैसा उनका वापस दे दीजिए, पीएफआरडीए में जो पैसा है वो वापस दे दीजिए, अगर वो स्वतंत्र हैं। अरे वो उनको थोड़ी मिलेगा, वो तो उनको मिलेगा। हाँ, तो उनके कर्मचारियों को दे दो ना। वो पुरानी पेंशन योजना पर आ गए, संदीप, फिर वहां पर बाल की खाल क्यों निकालने लगे? संदीप जी नहीं, शो मी द मैन एंड आई शो यू द लॉ। रेट्रोस्पेक्टिवली थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट जो आप पेंशन नई पुरानी वाली अगर लागू करती है अपने राज्य में, और अब तो ये रिव्यू में कहने लगे हाँ बदल सकते हैं, कानून तो हम ही बनाते हैं। हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट भगवान नीचे थोड़ा आते हैं कानून बनाने के लिए। संदीप जी, हम बनाते हैं कानून। देखो थोड़ी क्लियर और हो जाए, हम जो बात कर रहे हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कर रहे हैं जो पूरे भारत में होते हैं। तो ये फौज में पुरानी पेंशन योजना क्यों और बाकियों को क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक, मतलब पुरानी पेंशन योजना के लिए भाई हमारे बहादुर जवान हैं, उनको ओल्ड पेंशन दे देंगे, बाकियों को छोड़ो। देखिए, जब 2003 में ये नोटिफिकेशन आया और पार्लियामेंट ने इसको पास किया, एक्ट को बनाया, तो उस वक्त ही पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्म फोर्सेज को इससे बाहर कर दिया। दे वर एग्जेम्प्टेड बिकॉज दे हैव ए स्पेशल कैटेगरी। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बाकी सामान्य है, ये बाकी कर्मचारी कुछ नहीं करते। फर्क नहीं है, आर्मी की कैटेगरी और एम्प्लॉइज में फर्क है। ओपीएस बेहतर है, ये तो आप मान के चलो, दे दिया। ये मान के चले, बिल्कुल आप मान रहे हैं। यस, बिल्कुल मान रहे हैं हम। तो आप बेहतरी नहीं चाहते? नहीं, आप उसमें जवाब सुनिए ना। ये जो एनपीएस जब लाए थे तो उसके पीछे ये सोच थी कि सरकारी एम्प्लॉय जो रिटायर होगा उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा रिटायरमेंट के बाद मिले। अब इतने स्पेन ऑफ टाइम में ये देखा गया कि शेयर मार्केट में जो पैसा लगता है वो उसको इतनी सिक्योरिटी नहीं दे रहा जो उसको आधे पेमेंट मिलती है। इतने हो रहे हैं, ये शेयर बाजार हिचकोले मारता घूमता है। ईपीएफओ के पैसे, आज भी हिंदू की रिपोर्ट है, अडानी समूह पर गंभीर सवाल उठने के बाद भी ईपीएफओ का पैसा लगाया जा रहा है अडानी समूह की कंपनियों में। टेक अवे ये है कि ये गवर्नमेंट ने मुसीबत को समझा, परेशानी को समझा और रिव्यू करने के लिए तैयार है। सरकारी कर्मचारियों का पैसा जो बाजार में लग रहा है उसमें गड़बड़ झाला हो सकता है, फिर भी लगाया जा रहा है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है क्या? ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बैठ के डिस्कशन के बाद पास हुआ है। ये कोई हमने घर में बैठ के नहीं कर लिया, सब लोगों की सहमति आई, राज्यों की भी सहमति आई, उसके बाद ये लागू हुआ ये फैसला। प्लीज अप्रिशिएट दिस। विजय कुमार बंधु, आप इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अब इस लड़ाई में आपने तमाम सरकारों के, वो समाजवादी की सरकार देखी, बीएसपी की देखी, बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में सब जन कल्याण की और पेंशन को लेकर अपनी पोजीशन बड़ा कन्वीनियंटली बदलते हैं। कोई ईमानदारी दिख रही है पुरानी पेंशन योजना या पेंशन देने को लेकर, एक कर्मचारी को सुरक्षा कवच प्रदान करने को लेकर कोई किसी भी राजनीतिक दल में कोई ईमानदारी दिखती है आपको? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप हमेशा जनवादी मुद्दों को उठाते रहते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने सवाल किया कि क्या राजनीतिक दल इस पर ईमानदारी से हैं। ये बात है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारी सच्चाई है, हमारा हक है, हम उस पर लड़ रहे हैं। कभी दल समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि इस आंदोलन की वजह से आज देश के तमाम राजनीतिक दल इस बात को समझ रहे हैं। अब हमारे हक की बात कर रहे हैं, हो सकता है अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए कर रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमारे हक की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छी बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2003 में जब ये पेंशन व्यवस्था बंद की गई थी, तो मैं जो मेरी जानकारी है, आज कमेटी बनाने की बात की जा रही है, उस समय कोई कमेटी नहीं, अध्यादेश लाया गया। हम एक पूछना चाहते हैं, सारे लोगों से बात पूछना चाहते हैं, अध्यादेश कब आता है? जब देश पर कोई अचानक संकट आ जाए, अध्यादेश लाया जाता है, लोकसभा संसद ना बुलाई जा सके। पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा है, देश के नागरिकों की वो सुरक्षा है, हमारे सेवानिवृत्तों की वो बुढ़ापे की लाठी है, उसके लिए कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी जो अध्यादेश लाना पड़ा?
और मजे की बात है 2003 से अध्यादेश चलता 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 2013 में पास हुआ। मैं सभी लोगों से बात के लिए पूछना चाहता हूं अध्यादेश की क्या जरूरत है। दूसरा जो सवाल आया और इसमें सारी सरकारें शामिल हो गई, बीजेपी की सरकार अध्यादेश लाती है, कांग्रेस की सरकार जमीन पर लागू करती है, फिर अगली सरकार और राज्यों में सरकारें बदलती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस व्यवस्था में जिम्मेदारी सबकी रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का जो परिदृश्य है, मैं बताना चाह रहा हूं कि करे भार है। मैं कहता हूं क्या हम अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके बीमारियों पर पैसा खर्चा करते हैं, एक पुत्र के नाते क्या मेरे तनख्वाह से पैसा जाता है वो मेरा भार है कि मेरी जिम्मेदारी है? ये लायबिलिटी है। लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट किस बात के लिए कहा जाता है? हमने 30 साल 35 साल जो देश का कर्मचारी शिक्षक सेवा दिया है, विभागों को दिया है, प्रदेश को दिया है, देश को दिया है, क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार को नहीं बनती है? और अभी मैडम जो बोल रही थी आपने जैसे जानकारी विजय भाई एक छोटी सी इंटरवेंशन। ऐसा नहीं है कि नई पेंशन योजना में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कि भाई नई पेंशन योजना में आपको बिल्कुल खाली हाथ बिठा दिया जाएगा सेवानिवृत्ति के बाद। पहलू ये भी है। जी 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 जी, बहुत अच्छा सवाल सर, बहुत अच्छा सवाल। मैं चाहता था कि इसी बिंदु पर हम आए। ये सर हमारे पास एक पेपर नहीं है, इसी तरह दसों पेपर है और हजारों उदाहरण पूरे देश के अंदर, हजारों उदाहरण हैं। 1300 रुपए, 2100 रुपए, 4200 रुपए, ये सर पूरे देश। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? जो लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्या है ये रुपए? 1300 रुपए पेंशन मिलती है, 700 रुपए। विजय भाई समझाइए ना, ये रुपए, ये पेंशन मिल रही है, आप ये कह रहे हैं? यस मैं कहना चाहता हूं, एक से एक सर कर्मचारी हैं सर, देश के लाखों लोगों को मैं जानता हूं, मेरे पास उदाहरण रखे हैं। किसी को 800, किसी को 1200, किसी को 2800, किसी को 2000, कभी 4000। इस पर चर्चा हमारे अर्थशास्त्री और देश के तमाम राजनीतिक दल क्यों नहीं करते कि जिस एनपीएस को खूबसूरत बताया जा रहा है उसकी बदसूरती तो देख लें। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, बनारस के एक प्रिंसिपल इंटर कॉलेज के 1.25 लाख वेतन है। मैं मैडम का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं और अगर हो तो हम भेज देंगे रिपोर्ट पूरी। एक प्रिंसिपल है बनारस में जहां प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, 1.25 लाख उनका वेतन, एनपीएस में थे 4044 रुपए उनकी पेंशन बन रही है एनपीएस में, जिसको बहुत अच्छा बताया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं 1800, 1200, 4400 रुपए, इसको आप खूबसूरत बता रहे हैं। 44 रुपए में क्या करेंगे? वो बिजली का बिल भरेंगे कि सिलेंडर जो महंगा हो रहा है उसका बढ़ाएंगे, पेट्रोल अपनी गाड़ी में बनाएंगे? इस बात का जवाब दीजिए। विजय जो उदाहरण दे रहे हैं, ये कागज भी भेजने को तैयार हैं, कागज मैं भी मंगवाऊंगा कि एक प्रिंसिपल, एक प्राचार्य 1.25 लाख की तनख्वाह पर रिटायर होता है और उसको मिलती है पेंशन 4400 रुपए। देखिए, मुझे लगता है कि टीवी चैनल पर बैठकर किसी भी तरह के कागज को दिखा देना बड़ा आसान होता है। पेंशन कैलकुलेशन का तरीका होता है और 2 शब्द अंग्रेजी में है, उसका हिंदी में भी मैं रूपांतरण करूंगी। फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, दीर्घकालीन राजकोषीय स्थिरता। जो भी सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमें दीर्घकालीन राजकोषीय स्थिरता, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को देखकर ही कोई भी कदम उठाना पड़ता है और इस वजह से बहुत सोच समझ के एक पदक्षेप लेना पड़ता है। जब समिति बन चुकी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी उपलब्धि की कि समिति बननी चाहिए और वित्त मंत्री महोदया ने घोषणा की, तो हमें लगता है कि धैर्य के साथ, संयम के साथ उस समिति तो धैर्य और संयम रखना पड़ेगा, या ये पुनर्विचार मजबूरी भी के चलते भी करना पड़ा, क्योंकि अब चुनावी मौसम शुरू हो गया है और ये सवाल तो उठेंगे। और जो विजय यहाँ पर आंकड़ा दे रहे हैं, वो मैं आंकड़ों की अभी तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, पर पहली नज़र में शॉकिंग लगता है कि अगर 1200, 800, 1400 रुपये, 2000 रुपये की वो पेंशन थमाई जा रही है, तो वो सुरक्षा कवच या बुढ़ापे की लाठी तो नहीं हो सकती है। पर देश की अर्थव्यवस्था, उसका भी ख्याल रखना होगा। ये नहीं कि हम फिस्कल इम्प्रूडेंस, वित्तीय अनुशासनहीनता में इतने लीन हो जाएं वोटों के चक्कर में कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। पर ये जो ऊंट है पुरानी पेंशन का, ये अब एक और करवट ले चुका है। अब देखते हैं ये किस पर भारी पड़ता है या एक नया रास्ता भी निकल जाता है।